कैसा रहा आपका सफर पेरिस ओलंपिक का? बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव थे। 2017 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा ये आर्म कट गया यहाँ, तो बड़ा मुश्किल टाइम था जी। और सिंपैथी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मिलके तो मज़ा आता है जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हार जीत की चिंता मत करो, तुम जाओ खेलो। पैरा ओलंपिक के दीवाने बनाते नए हसीन ख्वाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास यादव और इंडिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरी दुनिया उनका एक कहीं ना कहीं उनको देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। मैं अपने इंडिया न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजीत सिंह यादव का, जो कि पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है और यहाँ तक देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वहाँ उन्होंने अपना नाम कमाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीत जी। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू। तो कैसा रहा आपका सफ़र पेरिस ओलंपिक का? बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव थे और जब इन सब के बाद एक देश के लिए मेडल जीत के वापस आया तो बहुत मज़ा आया। पैरा ओलंपिक से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र में आपकी पूरी सारी कहानी को पढ़ रहा था और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कई सारी चीज़ें खंगालने के बाद पता चला कि आपका जो हाथ है वो पहले सही हुआ करता था। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? कैसे शुरुआत जेवलिन की हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? एक लंबी स्टोरी है बट शॉर्ट में बताए दे रहा हूँ जी, अब डिटेल में बताइए, पूरा हम जानना चाहते हैं पूरा। मैं पहले नॉर्मल हुआ करता था और दोनों आर्म थे मेरे और सारी चीज़ें सब बढ़िया लाइफ चल रही थी मज़े में जी। बट 2017 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा ये आर्म कट गया यहाँ से। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आपका? ये हुआ था मैहर में। अच्छा। एमपी मध्य प्रदेश में है मैहर, एक छोटा सा टाउन है। ग्वालियर के पास पड़ता है? नहीं, आई थिंक ये सतना में कहीं सतना, है। ओके। हाँ, वहाँ पे मैहर है। तो वहाँ ये एक ट्रेन हादसे में मेरा आर्म कट गया था। इसका रीज़न था, एक मैं दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा था जी। वापस आ रहा था एक फ्रेंड की मैरिज अटेंड करके। तो मेरा एक दोस्त ऐसे चलती ट्रेन में वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं गेट पे खड़ा था तो वो थोड़ा गिरने लगा, उसमें जो स्पेस रहता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। तो मैं उसको हेल्प करने लगा उसमें निकालने में, तो बाहर आ गया था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। बट थोड़ी तेज़ हो गई थी ट्रेन और पता नहीं कैसे क्या हम दोनों रनिंग ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे गिरे, बट वो रोल करता हुआ ऊपर साइड में चला गया। मैं उसमें जो स्पेस रहता है थोड़ा सा उसमें नीचे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जो हाँ, दूरी होती है उसमें आप चले गए, उसके अंदर उसमें मैं गिर गया और वहीं पे ये पूरा अलग हो गया, ऑन स्पॉट अलग हो गया था। और कई मल्टीपल इंजरीज थी। हिप मेरा डिसलोकेट हो गया था, रेप्सर, स्कैपुला, बैक, हेड, मतलब बहुत ज़्यादा था, इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। और ये तो तुरंत ही अलग हो गया था, तो बड़ा मुश्किल टाइम था वो। आप जब आपका हाथ अलग हुआ, आप अपनी आंखों से देख पा रहे थे या बेहोश हो चुके थे? मुझे उस टाइम की सारी मेमोरी ब्लर है। ऐसे जब कोई सपना देखते हैं तो कच्ची नींद से ऐसे कोई उठा दे तो फिर मैं कुछ ऐसे सोच रहा था, वो था ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट हो पाता है, ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता है। इस टाइप से 12-15 घंटे की सारी मेमोरी मुझे ऐसे ब्लर टाइप से है। बट मैं उस टाइम पे एक पूरा सबको पहचान ले रहा था, सारा कुछ बता पा रहा था, सारी चीज़ें थी। और ड्यूरिंग द एक्सीडेंट 12-15 घंटे में, बट मुझे याद ज़्यादा कुछ नहीं है उस टाइम का। अच्छा, मैं अजीत जी, सबसे पहले आपकी शुरुआत ज़िंदगी से जो कैसे शुरुआत हुई आपकी जेवलिन तक, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में जेवलिन का नाम बहुत कम लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं वो अगर जानते भी हैं तो भाला फेंक के नाम से जानते हैं। जेवलिन एक अंग्रेजी शब्द है, उस अंग्रेजी शब्द को लोग इतने जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं। अभी भी गांव में अगर आप किसी को बता दोगे कि ये जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है तो वो कहेंगे अच्छा होगा कुछ। अगर आप उनको भाला फेंक बताते तो एक बार वो अंडरस्टूड कर पाते कि हाँ कहीं ना कहीं ये भाला फेंक खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ राजनीति बढ़ चढ़ के बोलती है जी। और ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इन द सेंस वहाँ पे कोई ऐसे स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटीज़ हैं सारी, अगर आप सैफई और इटावा में देखें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम वगैरह बने हुए हैं, बट वहाँ के जो आसपास के लोग हैं
कभी नहीं जाते उसमें, उन्हें अपना राजनीति और उससे फुर्सत कम है। जब उससे तो आपने फुर्सत जैसा मिलेगी। बताया आप इटावा से आते हैं, इटावा हर कोई जानता है मुलायम सिंह यादव की वो कर्म भूमि, वो जन्मभूमि, जहाँ से उन्होंने एक शिक्षक के तौर पे शुरुआत की थी और उसके बाद वो देश के एक रक्षा मंत्री भी रहे, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो वो राजनीतिक क्षेत्र तो बिल्कुल है, बट आपने कैसे अलग सोचा कि आप जेवलिंग में जाना चाहेंगे? जैसे श्रद्धेय नेताजी ने एक राजनीति का माहौल खड़ा किया है वहाँ। राजनीति जब नेताजी ने जब शुरुआत की, उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक गए हैं और कई बड़े बड़े नेता रहे हैं वहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स को ऐसे ही, हमारे इस मेडल से लोगों में एक जोश आए, आगे चल के वहाँ ऐसे ही राजनीति के समकक्ष एक स्पोर्ट्स का माहौल बने। मेरा यही प्रयास है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। और आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ बदलाव अगर आप लाते हैं तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए और वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी अनुभूति होगी। आपकी स्टार्टिंग की अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो कहाँ से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग तो वहीं, मैं गांव में रहता था, फैमिली पूरी गांव में थी, तो वहाँ गांव के स्कूल में 8वीं 10वीं तक मैंने कंप्लीट किया वहाँ। उसके बाद +2 के लिए मैं इटावा में एक GIC, जो आपका जिला इटावा का भरतना एक तहसील पड़ती है, उसमें आपका सामो नंगला बिदी का, हाँ वो नंगला विधि सामो हमारा गांव है, वहाँ से मैंने 8वीं कंप्लीट की। फिर एक कुदरकोट टाउन है छोटा सा, जो तो औरैया जिले में पड़ता है। औरैया में पड़ता है, वहाँ से मैंने 10th कंप्लीट किया है, राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज करके जो स्कूल है। फिर मैं 11th 12th के लिए इटावा आ गया था GIC में, GIC कॉलेज। हाँ, तो वहाँ पे मैं NCC वगैरह करता था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, थोड़ा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखता था। मुझे ये मेरा टारगेट ये था कि आगे चल के मुझे जॉब लेनी है डिफेंस वगैरह में, आर्मी पुलिस, इस तरीके से रनिंग वनिंग ये सारी चीज़ें करता रहता था। अपना खेल कूद थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की या तहसील या ब्लॉक लेवल का कोई स्कूल लेवल का टूर्नामेंट है, पार्टिसिपेट कर लिया अपने, कि ये सर्टिफिकेट आगे चल के हमें उसमें हेल्प करेंगे जॉब में। तो उसमें होता है कि NCC अगर आप कर लेते तो 5 नंबर की आपको छूट मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैं भी सारे नंबर अपने इकट्ठा कर रहा था। बट उसी टाइम में एक मेरे कज़िन ब्रदर हैं सुधीश, तो उन्होंने हमें, वो ऑलरेडी ग्वालियर उसमें स्टडी कर रहे थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई ऐसे करके, और मेरे अंकल जी उनसे बातचीत करके उन्होंने गाइड किया कि तुम स्पोर्ट्स ये करते हो, तुम ग्वालियर ट्राई करो उसमें। वो एक LNIP लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको BPEd MPEd और ये खेल वाली सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। मिलती है वो एजुकेशन जो मिलती है वो खिलाड़ियों के लिए है वहाँ पर, जैसे आपने डिग्री बताई BPEd। खिलाड़ी प्लेइंग और स्टडी दोनों एक साथ वो कराते हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर तैयार करते हैं, BPEd, और उसके बाद MPEd है, फिर उसमें PhD वगैरह भी सारा चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ गया ट्रायल देने, मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले यंग था, उतना जानकारी तो नहीं थी, मैं चलता रहता था वहाँ पे सारे गेम खिलाते रहते हैं और एक में आपका स्पेशलाइजेशन रहता है। तो मैं एथलेटिक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ और मैं जेवलिन भी करता था, डिस्कस भी करता था, रनिंग भी करता था, फुटबॉल और ये सारी चीज़ें तो वहाँ सिखाई जाती हैं ऐसे करके। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि खेल में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, मुझे पढ़ाई की तरफ स्विच करना चाहिए। और मैंने अपने जो स्पाइक्स थे वो उसमें टांग दिए खूंटी पे कि अब बस हो गया खेल कूद, पढ़ाई पे फोकस करें। और थोड़ा कुछ खेल नहीं खेलना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। खेल को अपना एज ए पार्ट टाइम रखें और हॉबी, बस हॉबी, हाँ, फिजिकल फिट रहें। और जो चीज़ें मुझे उसमें बताई गई थी कि एक PT टीचर के लिए, फिजिकल टीचर के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो एक स्कूल में जाता है, सारे गेम खिलाता रहता है, तो इन सब की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं उसी माइंडसेट से अपना आगे की तैयारी करने लगा। तो चलती रही तैयारी। फिर 2017 में मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो उसमें एज ए रिसर्चेंट काम किया, मैंने रिसर्च असिस्टेंट काम किया। ये सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट नौकरी? एक नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल था, इंस्टीट्यूट में ही थी। अच्छा। उनके अंडर में एक प्रोजेक्ट आया, उस पर काम करना था उन्हें, तो मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट उसमें काम करने लगा। और सब कुछ ठीक था, 25-30 हज़ार रुपये मिलते थे मंथली के।
ये किस समय की बात है? ये 2017 की, 17 की। 23-24 साल का था मैं। बढ़िया। उस समय हर किसी मीन्स अपना जो एरिया है, जो कानपुर मंडल है, उस मंडल में बहुत रोजगार का एक बहुत हाँ, बड़ा मुद्दा है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, अपना 2-4-10 हज़ार रुपये घर भेज दिए कभी ज़रूरत पड़ी, और बाकी अपने खर्च करते थे, आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। काफ़ी अच्छी चल रही थी लाइफ। सडन से 2017 में एक्सीडेंट होता है, जो आपका जिसमें आपने अपना हाथ खो दिया। हाँ जी। और वही जो अभी कहानी बताई थी जी। फ्रेंड को हेल्प करते टाइम, वहाँ से सारी चीज़ें बदल गई मेरी लाइफ में। वो काफ़ी, जब आपका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद घर वालों को कब पता चला, कैसे पता चला कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है? हमारे दोस्त साथ में थे जब उन्हें एक्सीडेंट, एक वो जब मैं जिसको हेल्प कर रहा था वो लड़का और मैं वहीं स्टेशन पे मतलब नीचे गिरे थे। बाकी सारे जो 3-4 लोग और थे, 5 लोग, वो उसमें ट्रेन में बैठे चले गए आगे। ओके। ट्रेन तेज थी? तेज थी, चलती चली गई ट्रेन। फिर उन्हें उसमें से एक लड़के ने ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड नहीं, लाइव देखा है अपने आंखों से। वो पीछे खड़ा था मेरे, वो हो करता, तब तक तो काम तमाम। फिर उसने इन्फॉर्म किया जो साथी और थे 4-5 लोग, उनको बताया। फिर उन्होंने बातचीत की, टीटी को बोला, इसको बोला। तब तक तो 5-10 मिनट हो गए थे, ट्रेन पहुंच गई 20-15 किलोमीटर आगे। तो जंगल में कहीं है, उन्होंने चेन एंड पुलिंग करना है बोला। टीटी ने गाइड किया ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम यहाँ उतर जाओगे, सुबह 4-5 घंटे लगेंगे वापस पहुँचने में। ऐसा करो आप अगले स्टेशन जाओ, तब दूसरी ट्रेन से वापस आओ जी। टीटी ने भी इन्फॉर्म कर दिया वहाँ स्टेशन पे ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो वो सारी चीज़ें चलती रही वहाँ। और फिर ये 3-4 घंटे में वापस सारे लड़के पहुँचे यहाँ। तब तक हमें वो जो जिसको मैं हेल्प कर रहा था, अंशुमान लड़का, जूनियर है, अंशुमान सिंह, जिसका जिक्र मैंने जब पढ़ रहा था तो उसका जिक्र कई जगह मिला है। हाँ, अंशुमान, तो उसको वो मुझे लेके वहाँ से नियर बाई जो फर्स्ट एड के लिए और जो वहीं टाउन में जो हॉस्पिटल वगैरह थे वहाँ लेके गया। बट वहाँ जैसे ही उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, सीरियस कंडीशन, उन्होंने बोला यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। अब बड़े हॉस्पिटल, मॉर्निंग का टाइम था, अराउंड 3 o'clock मॉर्निंग में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो 6-7 हो गए थे सुबह के। कोई गाइडेंस नहीं, वहाँ सबके लिए नया था, किससे बात करें क्या करें। फिर जो और भी मेरे सीनियर थे या मेरे फ्रेंड थे, तो उन लड़कों ने उनसे बात की, ऐसी ऐसी घटना हो गई, क्या करें। तो अगर छोटी मोटी होती घटना ऐसी करके तो मैनेज कर लेते, किसी को पता नहीं चलता। होता है नॉर्मली। बट वो आती नहीं है, घर वालों को क्या बताएंगे जी। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि घर पे इन्फॉर्म करते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है या ट्रीटमेंट के सारी चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं। तो कहाँ ले जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वहाँ पे फेसबुक पे अपडेट किया ये तो कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर मेरे कॉलेज में सब लोगों को पता चल गया, प्रोफेसर वगैरह सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को, और जो सीनियर्स वगैरह। हमारे कॉलेज की एक बॉन्डिंग अच्छी है स्टूडेंट्स में या फिर सीनियर जूनियर एलुमनाइज वगैरह में। तो वहाँ से गाइडेंस मिलना शुरू हो गई, अब ऐसा करो, अब वहाँ ले जाओ, अब ये ले जाओ। तो ये होते होते मुझे कहा गया कि अब जबलपुर जाओ, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। हाँ, कंफ्यूज थे जबलपुर जाएं या रीवा जाएं। रीवा भी वहीं कहीं है बगल से, बगल से तो नहीं है, 4-6 घंटे की दूरी पे। तो ऐसी जगह जाएं या तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ अभी सतना या फिर मैयर, वो बार बार इधर से उधर बोल दे रहे थे। अच्छा, उस दौरान जो आपका ब्लीडिंग था, जो आपका खून था, वो निकल रहा था या उसका कुछ प्रबंधन हो गया था? कुछ नहीं, वो सारा खून निकल रहा था। जो आम थी वो लपेट के हम लोग साथ में लेके घूम रहे थे। अलग थी वो? हाँ, वो साथ में लेके घूम रहे थे। और फिर जब उन्होंने बोला एक और हॉस्पिटल में लेके गए, तो डॉक्टर ने चेक किया मॉर्निंग में क्या है क्या नहीं है। मेरा ये डिसलोकेट हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा पेन था। पेन तो इसमें ही था ऑब्वियसली। तो मैं ऐसे ना लेट के या ऐसे फ्लैट ना लेट के, आप एक करवट इस तरफ ऐसे हो जा रहा था। जब इधर होता था तो बहुत तेज़ ब्लड निकल रहा था इस साइड में, तो वो ऐसे करके इधर कर दे रहे। तो डॉक्टर से गया,
डॉक्टर एक दूसरे हॉस्पिटल में गया, जब सारे वो आ गए लड़के मिल के, 5-6 घंटे हो गए थे, डॉक्टर इधर से उधर पलट रहा, ये कर रहा वो कर रहा, तो मैंने उसको गाली सुनाई। क्योंकि दर्द हो रहा था उस समय। दर्द हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं, मैं भयंकर गाली दी उसको, कुछ भी बक रहा हूँ मैं। डॉक्टर भड़क गया, ले जाओ उसको, ये है वो है करके। उस परिस्थिति में भी वो डॉक्टर, आप तो पेशेंट हैं उस समय। हाँ, अब उसकी भाई ईगो हर्ट हो गई है, अब कैसे क्या, पेशेंट है, डॉक्टर भी भगवान है भाई। अब दर्द हो रहा था, नहीं समझ में आया। फिर वो मुझे वहाँ से लेके गए, सारे मिलके फिर एक एम्बुलेंस ढूंढी, वहाँ से लेके गए जबलपुर। 5-6 घंटे उसमें लग गए। एम्बुलेंस में क्या हुआ, मुझे ब्लड मिल गया, तो वो उन्होंने लगा दिया, इधर से ब्लड आ रहा है, इधर नीचे निकल रहा। हाँ, तो उस ब्लड ने बहुत हेल्प की, नहीं तो दिक्कत हो जाती। दिक्कत तो खैर हो ही गई थी और तमाम हो जाती चीज़ें। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अब ट्रीटमेंट के बाद बोल रहे 2 लाख के आसपास रुपए जमा करो, तो वहाँ सब ये स्टूडेंट टाइप से ही थे, किसी पे हाँ इतना ज़्यादा बजट तो था लेके नहीं चलता है। हाँ, तो इमीडिएटली फिर जो सीनियर्स थे उन्होंने डाला पैसा, या हमारे रिलेटिव्स ने पैसा, ऐसा करके ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तब इन्होंने घर वालों को बता दिया था, जब ये डॉक्टर के पास वहीं घूम ले रहे थे, तो काफ़ी दूर थे घर वाले, 15-20 घंटे लगे उन्हें भी पहुंचने में। तब तक सारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, मतलब मैं नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो गया था। फिर चीज़ें चलती रहीं। डॉक्टर ने, ये डिसलोकेट था, डॉक्टर ने बोला कि ये काम करना बंद कर सकता है पैर, तो ये जब वो हो जाए तो इसको देखना, फिंगर्स अगर चल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपका पैरालिसिस वाली कंडीशन आ सकती है। वो साइटिका नर्व्स रहती है, वो शायद ब्रेकर्स वगैरह में प्रेस रेस हो गई होगी, तो ये ज़्यादा संभावना है। वही कहावत है, जिसको राखे साइया न मार सके न कोई। तो ऊपर वाले की कृपा थी, सब सही चला। ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर आप कितने समय के बाद सही हो गए? ट्रीटमेंट तो चला, और फिर जब मैं उसमें अंदर ऐसे ही कुछ, जब ये मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, जब सर्जरी के लिए ले जा रहे थे वो लोग, डॉक्टर ने बोला कि हमें पेशेंट को बताना होगा कि ऐसे ऐसे ये सारी कंडीशन है उसको, कि मैं सर्जरी करूंगा ये सब, तो बिना इसके नहीं कर सकता। उसके पीछे उसमें कुछ उनका प्रोटोकॉल रहता होगा, ठीक है। तो हमें बताया गया मुझे। अब मैं उसमें लेटा था ऐसे, अच्छा सा सीलिंग वीलिंग कर्टन वर्टन लगे, मैं देखा, आँख खोली, कहाँ आ गया एकदम ये बढ़िया सी जगह में, आईसीयू का भी वार्ड था, उसमें अच्छी जगह में लेटा हूँ। तो अब उसमें से कोई बताने ना आए मुझे क्या हो गया क्या हो गया, कौन जाए बताए, ऐसे करके मुझे भी कोई आइडिया नहीं, मतलब याद नहीं है ऐसे क्या। तो एक लड़का आया उसमें, कि फिर उसने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, हाथ कट गया तेरा। तो मैंने सोचा हाथ कट गया, कोई ब्लेड व्लेड वाला हाथ कट गया होगा। तो मैं ये तो एकदम ऐसे सुन पड़ा था, तो इसमें कर्टन ऐसे चादर ओढ़ रखी थी मैंने, कर्टन वर्टन लगे हुए ऐसे। तो मैंने इसको निकाल के देखा, ये तो सब ठीक है, मैं देख रहा फिंगर थोड़ा बहुत, हाँ, कोई कट लग गया हो कि नहीं, ये तेरा लेफ्ट वाला। मैंने ये तो उठ ही नहीं रहा, मैंने ऐसे उठाया, देखा, अरे ये तो आधा ही बचा। तो मैंने, ये तो गड़बड़ हो गई, क्या हो गया। उसने बताया कि ऐसी ऐसी कहानी। तो मैंने फिर बोला ठीक है चलो कोई नहीं, वो अंशुमन कहाँ है, वो बच गया? बोला हाँ उसको कुछ नहीं हुआ। हमने चलो ठीक है। फिर ट्रीटमेंट चलता रहा, और 2-4 दिन बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम डाउन होने लगा। ओके। हाँ, उसमें बिल्कुल वो 80 के आसपास आ गया। उसका रीज़न था कि ये इंटरनल जो चोट लगी थी लंग्स में, वो ब्लड क्लॉट या थोड़ा फ्लूइड आ गया, तो मैं ब्रीद नहीं ले पा रहा था। उसी टाइम उसको सर्जरी करनी थी इसमें, वो थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे सर्जरी, ऐसे करके। उन्होंने इसमें से ऐसे ऑपरेशन थिएटर में घुसा, इधर से ले गए, उधर से ऐसे फिर पार्किंग में लगा दी लाके गाड़ी, बेड कि अभी नहीं हो सकती है। बोला क्यों, क्या हुआ? कि वो ऐसे ऐसे बताया कहानी कि ये है, अगर मैंने एनेस्थीसिया दिया तो वापस नहीं उठ सकता है।
तो पता चला, हमने चलो शायद कुछ ऐसे होगा। फिर शाम तक मुझे ब्रीदिंग में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बहुत तेज ऐसे ऐसे हो रहा है, और मेरी आँख ऐसे क्लोज होती जा रहे हैं ऐसे। तब मुझे लगा अब मामला टाइट है, अब निपट सकते हैं। ये देसी भाषा है जिसमें कि अब निपट जाओगे बेटा। हाँ। तो हमने नहीं, ऐसे जाना नहीं है। और मुझे याद है वो बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट था लाइफ का। उसमें मैं देख पा रहा हूँ जी, पानी ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा वो मैं समझ सकता हूँ आप जिस संघर्ष से आप निकल के आए हैं, बहुत कठिन समय है और हर कोई हो सकता है ऐसा, हर कोई नहीं कर सकता। ये हौसले से जो जिस हौसले से आपने अपने अंदर जो जुनून रखा, उस जुनून से आप निकल के और देश के लिए भी आपने गोल्ड मेडल, क्या हम तो कह सकते गोल्ड मेडल ही है आपका, सिल्वर जरूर है लेकिन गोल्ड है वो। मैं देख रहा मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सब वहीं थे, और मुझे लग रहा है यार क्या होगा। फिर जब आपको फिर पता फाइनली चला, घर वालों ने पूछा, क्या क्या सांत्वना दी उन्होंने? मेरे रिलेटिव्स में, और मेरे एक कज़न ब्रदर भी थोड़ा ऐसे रिलेटिव, मासी का लड़का, उसका ट्रेन एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी उसी टाइम, मतलब 2-3 साल पहले। तो और भी कई, मेरा जो गांव है वो रेलवे ट्रैक के पास भी है, बिल्कुल पास में। हाँ जी। तो मैंने अपनी आँखों से लाइफ में कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, लोगों को ऐसे ही गिरा और वो गिरते हुए, मैंने आँखों से लाइव एक्सीडेंट देखा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा था मेरा ट्रेन से ऐसा हो सकता है, आपके साथ सेम घटना हो सकती है। हाँ, मैं बहुत छोटा सा था तब से, वो जो मेमू लोकल ट्रेन हमारे इधर आती जाती है, मैं उसमें अकेला चलता था इतनी छोटी एज से ही ऐसे करके, और कई सारी ये चीज़ें थी फैमिली के लिए। जब मैं उनके लिए ज़िंदा था या वापस ऐसे हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए। और मैंने भी रियलाइज़ करा कि यार बच गया, जो कंडीशन थी वहाँ इम्पॉसिबल था, मतलब बच पाना, क्योंकि ब्लेड जब आपका पूरा निकल गया तो फिर आदमी कैसे सरवाइव करेगा, ये बहुत। और भगवान ने आपको एक नई जिंदगी, मुझे 12-15 घंटे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो सिर्फ ब्लड का ही मिला था और कुछ नहीं था। 3-4 घंटे, 4 घंटे तो वो आम हाथ में लिए हम घूमते रहे वहाँ, कि शायद ये जुड़ जाए दोबारा, जुड़ जाए, क्या हो क्या ना हो। बट डॉक्टर ने बोला ये आम इधर ही छोड़ो, इसकी जान बचाओ, पहले कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, ऐसी करके कहानी थी। फिर आपका पूरा इलाज जबलपुर में ही चला? और काफ़ी टाइम जबलपुर में चला। फिर मैं जबलपुर से अपने कॉलेज में था, तो वहाँ पे एक छोटा सा हेल्थ सेंटर वगैरह है। ग्वालियर आ गया था, ग्वालियर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज चला। फिर कॉलेज में एक हेल्थ सेंटर है, उसमें फिर बेसिक सा ट्रीटमेंट था, वो ड्रेसिंग जब आपका हो गया थी। था ऑपरेशन वगैरह, उसके बाद जो ड्रेसिंग जैसे आपने बताया वो वगैरह सब हो जाती थी वहाँ पे, हाँ। ग्वालियर में। फिर ये जेवलिन थ्रो का नशा कब से कैसे चढ़ गया? पहले से था कि आप इस पहले था, चीज़ें थी, बट मैंने फिर डिसाइड करा जेवलिन हो या ना हो ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी भगवान ने मुझे दान में दी है और इस ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। और जेवलिन तो एक जरिया है, जेवलिन ना भी हो फिर भी मैं इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता रखता हूँ
स्पोर्ट्स तो मैं स्पोर्ट्स फील्ड से था, नहीं भी होता फिर भी मैं करके किसी भी ना किसी फील्ड में एक रास्ता बनाता। और मैं, ये तो मेरी स्टार्टिंग है और भी करूँगा, और भी कई सारी चीज़ें करूँगा, बट ऐसे हार नहीं मानूंगा कि छोड़ दिया है, बच गए, ये सारी चीज़ें नहीं। वो ऐसी इतने कारनामे, इतनी चीज़ें कर जानी हैं ज़िंदगी में कि अगर मरता हुआ आदमी भी मेरे बारे में सोच ले तो उसमें भी खून दौड़ने लगे उसकी नसों में, उसकी रूह वापस आ हाँ, जाए। वो उठ के खड़ा हो जाए। इस तरीके से ऐसे कुछ काम करने हैं ज़िंदगी में, मैं करूँगा, मुझे बिलीव है। जरूर आप करेंगे। और आपने तो अभी ओलंपिक जैसे गेम में एक मेडल लेके आए हैं, तो वो ऑलरेडी आप एक काम कर चुके हैं। अब आपका जो आगे का लक्ष्य है उस पर आप बिल्कुल निश्चित तौर पे काम कर रहे होंगे। तो जब पहली बार आपने जेवलिन थ्रो, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जेवलिन का ही क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि भाला फेंक का हमारे कानपुर मंडल की तरफ इतना लोग नहीं जानते। कैसे शुरुआत हुई भाला फेंक, किसने बताया कि आप भाला फेंक में जाइए, आप इसमें कुछ कर सकते हैं? पैरालंपिक मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा था, जानकारी थी थोड़ा बहुत। फिर हमारे एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, डॉक्टर BK डवास, वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। ठीक है। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि क्या कैसे वापस करना है चीज़ें। और फिर मैंने भी इसमें देखा कि अगर कौन सा स्पोर्ट्स किया जाए जिसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। स्विमिंग, फुटबॉल, मतलब ये स्विमिंग या एथलेटिक्स या फिर कई सारी कैटेगरी होती हैं, तो अलग अलग उनमें किस में मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एथलेटिक्स चूज किया। और जेवलिन को भी मैंने देखा कि इसमें पहले से मेडल आए हैं। देवेंद्र भाई साहब, देवेंद्र झांझरिया जी, उन्होंने मेडल दिया हुआ है। आपकी कैटेगरी है उनकी? सेम F46। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, हमें जेवलिन करना है और जेवलिन हमारे लिए बेहतर है। फिर शुरुआत कहाँ से, कौन सी ग्राउंड से आपने प्रैक्टिस क्या वो? मैं शुरुआत के लिए मैं अपने वहीं कॉलेज में LNIP में मैंने ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की। हाँ जी। और वहाँ से मैंने वही धीरे धीरे वापस, पहले तो 1 साल वही रिकवरी रिहैब चला। 3-4 महीने मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई थी आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है। मैं गाँव नहीं गए उसके बाद आप? मैं गाँव कहीं नहीं गया। अच्छा, वो एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि माँ बाप की ये मन में होता है कि चलो बच्चे को अब जो भी हो, हाँ, पेरेंट्स फैमिली वही मिलने आ गए थे। मैं गांव नहीं गया। गांव इसलिए नहीं गया, गांव के वही 2-4 आदमी 50 नेगेटिव बातें करेंगे और जहाँ का तहाँ फिर मैं पहुँच जाऊँगा। ये मतलब हर जगह देखने को मिलता है। तो मैं इस चीज़ से दूर रहना चाह रहा था। मैं वहीं कॉलेज में, मुझे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, सराउंडिंग्स बहुत अच्छा था, लोग हर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। वहीं मैंने रुकना प्रेफर करा और वहीं चलती रही चीज़ें। फिर पहला आपका कोच कौन हुआ, जब जिसने आपको गाइड किया कि ऐसे नहीं, ऐसे फेंकना चाहिए? वैसे तो उसमें थे जब कॉलेज में, तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था, एक्टिविटी क्लास बोलते हैं। तो उसमें हमारे प्रोफेसर थे, एक JP बुकर सर, डॉक्टर AS साजवान सर, डॉक्टर उनका नाम था कोई नहीं, बाद में बता देना। और हमारे सीनियर थे राकेश कुमार करके, इन लोगों ने मुझे सिखाया उस टाइम एक्टिविटी। और कई सारे सीनियर रहते थे, सुमनप्रीत, तो ये लोग सिखाते थे कि ऐसे फेंकना है, ये सारी चीज़ें करनी है। वहाँ से चीज़ें की शुरुआत रही। पहले आपने स्टेट लेवल आई थिंक खेला होगा, फिर उसके बाद आप नेशनल, कैसे शुरुआत हुई कि आप इसमें? मैं एक्सीडेंट के बाद 3-4 महीने में डवास सर मुझे नेशनल लेके गए पैरा का, पंचकुला में, हरियाणा पंचकुला। हाँ जी। तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि यार मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो गई, सब तो बढ़िया चल रहा था। वहाँ मैंने जाके देखा अतरंगी लोग, इन द सेंस, मतलब कि आप सोच नहीं सकते ऐसे उनका एम्पुटेशन है, इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ में है, फिर भी अपना खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर मुझे वो वाला गाना याद आया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। यानी बस
वहाँ से जो पॉजिटिविटी आया हमने सब फाड़ जाएंगे, अब तो फाड़ देंगे। हाँ, फिर लोग ऐसे, ये मैं प्रोस्थेटिक आर्म यूज़ करता हूँ आर्टिफिशियल, क्योंकि जब एक हाथ ऐसे देखते हैं लोग तो उन्हें एकदम सिंपैथी आ जाती है मेरे लिए, वो मैं नहीं चाहता हूँ, सिंपैथी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। बाकी तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं सारे काम कर लेता हूँ एक हाथ से। और वहाँ से चीज़ें फिर चलती चली गई। 2019 में मैंने फिर इंटरनेशनल खेला, चाइना में पहला था, फिर चलते ही चले गए। नेशनल के लिए आपने कहाँ पे पहली बार नेशनल के लिए कोई खेल खेला? वही पंचकुला में, वहीं पार्टिसिपेट करा था, देखा क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे करके। फिर उसके बाद आप 2019 में पहला आपका इंटरनेशनल गेम रहा? हाँ। और वो कहाँ पे खेला गया? चाइना में, बीजिंग में। अच्छा, हाँ। कौन सा गेम था, एशियन गेम या? एक ग्रांड प्रिक्स थी, चाइना ग्रांड प्रिक्स करके, उसमें मैंने खेला था ये। और चाइना ग्रैंड, ये अलग अलग देशों के खिलाड़ी आके? हाँ, कई सारे, उसमें मेरा गोल्ड रहा था, पहला ही गोल्ड रहा था। और अलग अलग कई सारे देश के खिलाड़ी थे, और अच्छा था, ठीक था फर्स्ट इवेंट। कितना पहला जब गोल्ड लिया था, कितना आपने फेंका था, कितनी है उसके? मैंने फेंका था शायद 56 समथिंग, उसमें आपने गोल्ड लेके आए थे। हाँ। जी। उसके बाद फिर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई उसी 5-6 महीने बाद, उसमें मैंने 60 के आसपास, 61 के आसपास फेंक दिया था। ओके, वो कहाँ पे हुआ? उसका ट्रायल हुआ था बेंगलोर में। देन 2019 नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप दुबई में हुई, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था। तो फिर ऐसे ऐसे 20 में तो कोविड आ गया, 21 में फिर ठीक रहा था। सबसे ख़राब मेरा टोक्यो रहा था, नहीं तो सारे कंपटीशन में मैं कहीं ना कहीं मेडल में फर्स्ट सेकंड थर्ड में। मैं जब पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, तो वहाँ पे समझ में आया कुछ आर्टिकल्स में कि आपको कुछ अंदरूनी चोट आ गई थी, कुछ फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से आपको टोक्यो में, क्योंकि वहाँ पे भी 8 आपकी रैंक देखी गई, तो क्या ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिससे आपका मेडल रह गया? वहाँ पे मुझे एल्बो में ऐसे गलत टेक्निक यूज़ करके या वो सब करके हम थोड़ा सा लूज बॉडी हो गई थी, थोड़ा पेन आता था थ्रो करते टाइम, तो वो चीज़ थी, उसकी वजह से मैं सही नहीं कर पाया। फिर मैंने आके ही सर्जरी करवाई, सर्जरी के बाद वापस रिहैब और ये सारी चीज़ें शुरू की। देन अच्छा रिहैब रहा, अच्छा कमबैक रहा, और चीज़ें फिर बनती चली गई। अच्छा, जैसे आपने सर्जरी की बात की, मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, तो उसमें सर्जरी के समय और काफ़ी समय में देखा मैंने कि आपके दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों को लेके ही मैं चलता हूँ, बाकी तो सब ऐसी फालतू की चीज़ें हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दबदबा है एकदम, दबदबा है। अगर जहाँ भी जिसी भी कंडीशन में कैसे ही बोल दूँ, वहीं मिल जाएंगे मुझे, वहीं पहुँच जाएंगे, आ जाओ भाई। और शायद मैंने ज़िंदगी में दोस्त ही कमाए, और बाकी सारी तो चीज़ें हैं। दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे। दोस्तों से हमेशा मोटिवेट रहते हैं आप? हाँ, और कभी भी मतलब इस चीज़ का ऐसे फील नहीं आया कि मैं अकेला हूँ या ये सारी चीज़ें। जिस भी सिटी में मेरे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही है, बाकी एक अच्छा बॉन्डिंग है आपस में। जब भी जैसी ज़रूरत पड़ती है हमेशा तैयार रहते हैं, आ जाओ बेटा चलते हैं, है? आज यहाँ चढ़ाई करनी, आते हैं। अच्छा, कभी जैसे आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ गुंडई बहुत चलती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो आपने भी कभी गुंडई वगैरह की है, लोगों को कभी दबदबा दिखाया है? मैं पहले बहुत एग्रेसिव था उसी टाइप से, तुरंत लड़ जाना या कुछ ऐसे वैसे कर देना। जैसे जैसे खेलता गया, बाहर गया, लोगों से मिला जुला, और थोड़ी सी मैच्योरिटी आई एज के हिसाब से, तो अब थोड़ा सा काम हो गए, शांत हो गए। हाँ, फिर भी कभी कभी मेरी नेचर में वो चीज़ आ जाती है, ऐसे मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ें ना, मतलब वो एग्रेशन ना आए, आ जाता है। अभी कंपटीशन में भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी एग्रेसिवली ऐसे हो जाता। बट ये कंपटीशन मैंने बहुत स्मूथ और मेंटली रिलैक्स सही ढंग से खेला था। फिर उसके बाद आपका सफ़र शुरू हुआ 2022 का एशियन गेम के लिए। वहाँ पे कैसा रहा? वहाँ में अच्छी कंडीशन में था। वो बोलते हैं दिन वाली बात, वहाँ उतना अच्छा दिन नहीं था,
बट उससे सीखने को कई सारी चीज़ें मिली, क्या करना चाहिए, आगे का क्या प्लान होगा। तो एशियन गेम्स ने काफ़ी सिखाया और वो सारी चीज़ें मैं अप्लाई एशियन में आपको कौन सा? मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था और शायद वहाँ भी अच्छा हो सकता था, बट दिन वाली बात है, नहीं हुआ। एक सुंदर सिंह गुज्जर का नाम जुड़ता है कभी आगे पीछे, मैं देखता हूँ, मैं कई जगह आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उनकी कहानी आपके साथ क्यों जुड़ती रहती है? मेरे इवेंट में हम 3 लोग हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं आपस में, एक दूसरे से कोई ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुंदर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 68 मीटर, उसने एशियन गेम्स में किया था, पीबी लगाया था थ्रो। रिंकू हुड्डा है साथ, अच्छा एथलीट है, उसने 67 लगाया था। अभी इस पेरिस में इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे, बट अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा कमबैक करेगा। और मेरा भी उसी रेंज का थ्रो है, तो कभी मैं अंदर आ जाता हूँ, कभी सुंदर बाहर, कभी रिंकू अंदर, तो ऐसे ऐसे रहता है, यानी चलता रहता हाँ, है, मेडल लाना अपना, है देश हाँ, के लिए। हाँ, ये चीज़ रहती है। हम एक कैटेगरी से 2 इंडियन रहते हैं, कभी मैं और सुंदर, कभी मैं और रिंकू, तो ये सीक्वेंस चलता रहता है, इसलिए नाम जुड़ता है। और सुंदर ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फिर इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बहुत बड़ी बात है। रिंकू का ये पेरिस इतना अच्छा नहीं रहा है, किन्हीं कारणों, बस वही दिन वाली बात है, शायद अच्छा कमबैक करेगा, अच्छा खिलाड़ी है। तो फिर आप जब 2022 का आपने मेडल जीत के आए, आपका जोरदार स्वागत हुआ। 2019 में इतना प्रभाव 2020 का जो था, लोगों ने बस सुना, बस अवॉइड कर दिया। लेकिन 2022 में जो आपका एयरपोर्ट पे स्वागत, फिर उसके बाद गांव में, आपके ज़िले में, यहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको सम्मानित किया, तो उस समय का कैसा पल था आपका, कैसे उसको पूरा पता है? इस स्टार्टिंग में तो पहले जब मेडल जीते तो हाँ चलो मेडल आ गया, सोशल मीडिया वो हो गया। फिर जब जीत के वापस आते हैं एयरपोर्ट, वही मेरे फ्रेंड वगैरह यहाँ दिल्ली से आसपास पे बिठा लिया, एकदम आ जाते हैं वहाँ पे, वेलकम और ये सब ढोल नगाड़े, मज़ा आता है, एक एनर्जी आती है कि नहीं अब अगली बार और अच्छा करना है। गांव क्षेत्र में भी जब अभी गया था तो बहुत अच्छा वेलकम किया, लोग पहचानने लगे हैं, तो अंदर से तो अच्छा फील आता ही है। आपसे बहुत लोग हौसला लेते हैं। मैं जब कल एक कार्ड बना रहा था आपके उसके लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, कि हमारे साथ कल इंटरव्यू करेंगे अजीत सिंह, जो कि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद कई सारे कमेंट आए, कई सारे क्वेश्चंस आए, उन्होंने पूछे, कोई कह रहा है ये पूछिए, कोई कह रहा है ये पूछा है। कई सारे लोग मुझे बता रहे कि यार बंदा बहुत टाइट है, एकदम ज़बरदस्त है, उससे सबक लेना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहें? उन लोगों को यार यही मैसेज है कि जो भी काम कर रहे हो दिल खोल के करो, और क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया भर की झंझट टेंशन पालने से कोई मतलब नहीं है। वो एक डेस्टिनी है, वो आपके साथ चीज़ें होके ही रहेंगी। और लेकिन जो भी काम करो उसमें 100% एफर्ट दो। ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें ये और कर लेते तो ये हो जाता, वैसे कर लेते ऐसा हो जाता। फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। अगर एक बार किसी काम को हाथ लगा दिया तो फाइनल टच दो उसमें, यही है। और बार बार अपना पाथ चेंज मत करो, आज ये कर लिया 4 दिन, फिर इधर चले गए, फिर ये कर लिया, ये चीज़ें नहीं। एकदम 100% बेस्ट एफर्ट, अंदर से ये लगना चाहिए हमने अपना सारा कुछ लगा दिया है इसमें, इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, ना मैं कर पाता। अब जो रिजल्ट्स रहे वो ऊपर वाले की मर्जी। पहला जब आपने मेडल जीता तो कुछ राशि भी मिली होगी? राशि तो हाँ काफ़ी मिल गई है। नहीं, मैं पहली टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा। हाँ शायद कोई नहीं, अमाउंट डिस्क्लोज मत कीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप अमाउंट, हाँ आपको राशि मिली, बस इतना जानना चाहता हूँ। हाँ राशि मिली है। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले उस राशि, धनराशि से क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा? ये तो यार याद नहीं है, बट हाँ वो कुछ ही टाइम में खा पी के ख़त्म कर दिए। उसमें शायद कपड़े वपड़े पहनने का मुझे शौक़ है, कुछ तो
महंगे महंगे कपड़े खरीद लाए। अच्छा। कुछ घर वालों को बोला चाहिए कुछ, तो बोला ठीक है अपने उसमें ट्रेनिंग एनिंग में लगाओ, तो बाकी जब चाहे ज़रूरत होगी तब देख बताएं। लेंगे। हाँ, तो उन्हें ज़रूरत हुई या नहीं हुई पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। फिर हमने सारे एशियन जीतने के बाद जब आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिले, तब एक चेक के साथ आपका फोटो भी मैंने देखा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बधाइयाँ दी और बोला ऐसे देश प्रदेश का नाम रोशन करते रहो और सरकार का हमारी साइड से हर चीज़ में आपका सपोर्ट रहेगा। और तो ये चीज़ें जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सपोर्ट करता है तो एक फिर मन करता है कि चलो अब तो कुछ कर ही लेते हैं। कभी कभी एक निगेटिविटी आती है कि क्या कर रहे हैं ये, या जब थोड़ा डाउन फील करते हैं या फिर एक सेटिस्फेक्शन सा आ जाता है मन में, तो इतने लोग इतने स्तर से बोलते हैं तो फिर लगता है नहीं, ऐसे हथियार नहीं डालने हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आप भी अभी अगला जो भी आपका टारगेट होगा उसके लिए शुरू कर देंगे आप खेलना। उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी खेल हो, स्पोर्ट्स का कोई भी खेल हो, पैरा ओलंपिक हो, नेशनल हो या स्टेट लेवल को, किस किस तरीके के सुधार होने चाहिए? आपको लगता है कि ये सुधार अगर हो जाएंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे? आई थिंक थोड़ा ग्रास रूट पे काम होना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कोई प्रॉपर कोचेज़ वगैरह नहीं है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं। ये आपका जो इंटरव्यू अगर योगी आदित्यनाथ ने देख लिया तो उसी हिसाब से बताइए, एकदम उनको लगना चाहिए ये चीज़ भाई ज़रूरी है, इस बंदे की बात मान लेता हूँ मैं और कल से ये चीज़ शुरू, ऐसे बताइए। चलो जी। मुझे लगता है कि जैसे हमारा अपनी डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट एथलीट बच्चे भी, यंगस्टर्स भी ग्रास रूट लेवल पे वो खेलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट कोचेज़ उस टाइप से अवेलेबल नहीं है। कोई एक ही कोच पूरे ग्राउंड को मैनेज कर रहा है, कभी कभी वहाँ प्रॉपर स्टाफ या वो सब लोग नहीं है अवेलेबल। तो अभी मुझसे जैसे गाइडेंस लेने आते हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ट्रेनिंग लूँ, या तो लखनऊ जाओ या फिर कोई दिल्ली मुंबई बड़ी शहर जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यही है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें कोचेज़ वगैरह, क्वालिफाइड कोचेज़ वगैरह हों, दूसरे स्टाफ हों, और उनके शाम सुबह रेगुलर जो डाइट का भी मैं कई जगह मैंने देखा, कई इंटरव्यू देखा, ये डाइट का क्या इशू है, ये सही में ये सत्य है? डाइट तो अभी काफ़ी सुधार हो रहा है डाइट में, और थोड़ा बहुत है किसी सेंटर्स पे ऐसे करके, बट अभी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे यूपी में स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, बच्चा 8वीं 7वीं क्लास में जा रहा है, वो लगातार वहीं रहना खाना सारी चीज़ें हैं, वो सैफई में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है। तो इसमें तो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में 3 ही हैं। 3 हैं, हाँ। बाकी साई सेंटर हैं या कोई और भी सेंटर हैं। बट इसके अलावा अगर टारगेट करना है तो जो एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करना है, तो उस आम पब्लिक को, आम लोगों को, जो ग्रास रूट पे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में हैं, उनको टारगेट करना होगा। उन्हें वो कोचिंग, वो गाइडेंस, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि नहीं अवेलेबल हो पा रही है। आप स्टेडियम्स में तो दे रहे हो, सॉरी जो स्पोर्ट्स सेंटर हैं आप उनमें तो दे रहे हो, बट कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है किसी अच्छे स्कूल में, उसको खेलना भी है, एकेडमी ज्वाइन करनी है, या फिर कहीं स्टेडियम में जाना है, वो सारी चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं। तो उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा, और एक जो डिपार्टमेंट है उसे एक रोड मैप बनाना चाहिए प्रॉपर। 1-2 साल का रहता है अपना कि इतना इतना करके। जो मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, मैं अभी बाहर ट्रेनिंग करके आया हूँ, जर्मनी और यूरोप में ट्रेनिंग रही है मेरी काफ़ी, और अदर कंट्रीज़ में मैंने देखा है जी। तो एटलीस्ट उनका 10 से 15 साल का एक प्लान रेडी है। हमें जो नई जनरेशन है, हमें कैसे उसको नर्चर करना है, कैसे उन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे उन्हें आगे ट्रेनिंग देनी है, इतना लंबा प्लान रहता है। तभी जाके आप ओलंपिक में परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो 6 साल से 8 साल से कुछ नहीं होना है। ये आपका मैसेज सीधा सीएम को जाता है कि ये चीज़ है,
आप सुधार कीजिए तो निश्चित अगर उन अजीत जैसे कई मेडल लाएंगे, कई लड़के मेडल लाएंगे। मेरे जैसे या कई, एक माहौल क्रिएट होगा। आप जब तक, अगर अभी बात करें जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो एक आदमी स्वच्छ बनाने से क्या स्वच्छ हो जाएगा सारा कुछ? हर इंडिविजुअल को उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना होगा। बिल्कुल, समझ रहे हो? तो खेल का, उसमें 50 बच्चे खेल रहे हैं, तब उसमें से 1-2 निकलेगा जो कि इंटरनेशनल परफॉर्म करेगा जाके। अभी तो 1 ही 2 खेल रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो मेडल ले आए ओलंपिक के लिए, तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें बताई। अब जब पेरिस ओलंपिक के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो रही थी, तो आपका नाम पहले से था कि कुछ आपको प्रैक्टिकल देना पड़ा उसके बाद? हाँ, मेरा एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जापान में हुई थी 2 महीने 3 महीने पहले, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। वहाँ से मैं डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया था पेरिस के लिए। जब आप जा रहे थे तो पीएम मोदी साहब से सभी की बैठक हुई, आपकी भी बैठक हुई, फिर आए आप, उसके बाद भी मिले, क्या बोला उन्होंने? जाते टाइम क्या बोला? जाते टाइम तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी, बट दूसरे साथी खिलाड़ी उसमें थे। मैं बाहर था जर्मनी में, तो टाइम मैच नहीं हो पाया, बट आते टाइम मुलाकात हुई। और ये तीसरी चौथी मुलाकात थी, मैं टोक्यो के बाद भी मिला था। तो प्रधानमंत्री जी से मिलके तो मज़ा आता है। और सारी वही अपनी बातचीत रहती है, नॉर्मल जैसे हम लोग आपस में कर रहे हैं, ऐसी बातचीत रहती है। और मैंने एक उनसे यही बात बोली थी कि कई बार ऐसे प्रेशर रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, अलग अलग उससे सपोर्टेड एथलीट है, स्पॉन्सर्ड एथलीट है, अलग गवर्नमेंट से हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो मैं आपका बजट कम कर दूंगा, या ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है खिलाड़ी पे कि इसमें तो करना ही है। और जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हार जीत की चिंता मत करो, तुम जाओ खेलो, तो ये एक थोड़ा सा हौसला मिलता है। इससे हौसला मिलता है, तो ये अच्छा रहता है। जब एक देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है तो कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ें तो छोटी लगने लगती हैं। ये पॉइंट है। तो आपका जो पेरिस ओलंपिक के समय एक वीडियो में वायरल बहुत ज़्यादा है कि उसमें जब आपका खेल चल रहा था, उसी दौरान आपका जन्मदिन भी था। हाँ। और उसमें आपके कोच, आपके दोस्त लातों से आपको हिट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे क्या कहानी थी? हाँ, ये मेरा दोस्त निषाद, सुमित, अंतिल, इन लोग, निषाद ने सिल्वर मेडल जीता है, सुमित ने गोल्ड जीता है, बैक टू बैक। तो 3 सितंबर को मेरा इवेंट था और 5 को मेरा बर्थडे है, तो एक दिन बाद बर्थडे था। तो सडन से मैं ऐसे था, उन्हें पता चला, तो इन्होंने ये मुझे सरप्राइज़ दिया। और फ्रेंड सर्कल में तो ऐसा ही होता है, लातों से हिट कर रहे हैं। और अलग तरीका अपनाया है उन्होंने, ये तो काफ़ी हल्का, आप अगर सस्ते में निपट गया। इंस्टाग्राम आईडी आप जाएंगे अजीत सिंह यादव, उस पे जाके आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी जी। ये तो मैं बहुत सस्ते में निपट गया, नहीं तो मैंने कई खतरनाक फेज से निकल के मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करा है। कंबल परेड, ये वो, ऐसे करके कई सारी चीज़ें रहती है। कॉलेज में था तब ऐसे रहता था, बट अच्छा रहा। फिर मैं वहाँ गया था केक कट करने, एफिल टावर, तो वहाँ मैंने केक काटा और कई सारे बच्चे थे, वो सब करके काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। एक अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा अगर वायरल चल रहा है, आपके साथी हैं नवदीप सिंह। हाँ हाँ। नवदीप जी का वो फेंकने के बाद जो उन्होंने यूज किया ... हाँ हाँ। तो वो बहुत वायरल हो गया। आपके साथ उनकी बातचीत होती रहती है, मैंने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जब मैं इंटरव्यू देख रहा था तो आपका नाम का उन्होंने जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत क्लोज है, छोटा भाई है और हमेशा गाइडेंस देता रहता हूँ। और वो काफ़ी टैलेंटेड एथलीट है, वो और अच्छा करेगा। और खेल है, कभी कभी तो थोड़े से ये शब्द, मनमोहक शब्द निकल जाते हैं, तो देश की बात है। इंटरव्यू में देख रहा हूँ वो बता रहे कि मैं ना जब तक ये ना करूँ तब तक मैं खेल नहीं पाता हूँ।
हाँ, कई एथलीट का ऐसे माइंडसेट रहता है और नहीं पता चलता क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। वहाँ जो क्राउड रहता है वो पेरिस का तो ज़बरदस्त था। 40, 50, 60 हज़ार तक पब्लिक आती थी जब चीयर्स करते हैं और चिल्लाते हैं। तो आप भी थे जब उन्होंने वो डॉट डॉट किया था, तब आप वहीं पीछे थे क्या, सुन रहे थे नवदीप को? वहाँ तो नहीं सुनाई देता है। ये वो देखना उसको जब वो ऐसे बोल के इधर जा रहा है तो माइक लगा रहता है और वो वीडियो लेते हैं ऐसे। तो वो बहुत क्लोज आ गया वो कैमरामैन और वो माइक। इसी वजह से पूरी दुनिया ने देखा उसको। हाँ, वैसे ये अगर इंग्लिश में बोलता तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता था, बट उन्हें कहाँ आती है। उनको नहीं पता। अच्छा, ये लैंग्वेज को लेके आपको भी कभी दिक्कत आती है? क्योंकि आप अभी जैसे पेरिस से आए या इससे पहले कई तमाम सारी कंट्रियों में जाते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर आता है, कितना उसका क्या प्रभाव पड़ता है? लैंग्वेज बैरियर आता है और अब तो इंडियन हम लोगों के लिए इंग्लिश इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट जैसे यूरोपियंस उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, हर कंट्री की अलग लैंग्वेज है। तो उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने में मुश्किल है। जैसे जापान, चाइना, इनके साथ कम्युनिकेट कैसे इशारों से बात करते हो? गूगल ट्रांसलेटर। गूगल। और वाईफाई जब नहीं चलता है, नेट नहीं चलता है, तब मुश्किल हो जाता है। फिर इशारे जितना समझ में आ जाए उतना बहुत है और फिर आइडिया लगा लेते हैं ये ऐसे बोल रहा होगा, हमें ऐसा करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी के साथ, आप बताना कुछ चाह रहे हो वो समझ गया कुछ और। कई बार होता है ऐसे, तो मोस्टली ऐसा ही होता है। चाइना, जापान में तो फिर भी ठीक है। चाइना आना या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज जाते हैं, उनके साथ कुछ भी बोलते रहो, उन्हें तो लगता है ये कुछ लोरी सुना रहा है। पेरिस ओलंपिक बहुत यादगार है आपके लिए? पेरिस सिटी मेरे लिए यादगार है। लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता था अपना पर्सनल बेस्ट करके। इस साल फिर मैंने पर्सनल बेस्ट किया और पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि हर किसी का, अब आपने यहाँ पे तो सिल्वर जीत लिया, 2026 फिर 28 पैरा ओलंपिक, यानी विंटर और समर अलग अलग तरीके के, 28 का है, क्या टारगेट है? 28 यही है कि इसका कलर चेंज करें, कुछ रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्ड तो ऑलरेडी तोड़ दिए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे बनाएं जो अगले तोड़ने के लिए थोड़ा सोचें। अब सिल्वर को गोल्ड में बदलना है, वही कलर चेंज करें, सिल्वर से गोल्ड में जाएं। बाकी देखते हैं किस्मत में क्या है, उसके हिसाब से चलेंगे चीज़ें। कहाँ पे उसकी तैयारी कहाँ पे शुरू हो रही है, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर? दिल्ली में हो सकती है, बेंगलोर में हो सकती है। अभी मैं अपनी जो कोचिंग टीम है उसके साथ प्लान करूँगा, और जो सपोर्ट स्टाफ है, मैं ओजी की ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड हूँ। तो उनके साथ बातचीत करूँगा, थोड़ा टॉप साई से बातचीत करूँगा कि मुझे ऐसे ट्रेनिंग करना है या ये बजट चाहिए या फंड की ज़रूरत है। तो देखते हैं, शायद बाहर भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, जर्मनी वगैरह में। नीरज चोपड़ा के साथ कोई किस्सा है आपका? हाँ, ऐसे कोई यादगार तो ऐसे, हाँ, मैं 2023 में 2023 के स्टार्टिंग में हम लोग साथ में 1.5-2 महीने ट्रेनिंग किया है साउथ अफ्रीका में। साथ में ट्रेनिंग की है मैंने, और खाना पीना रहता था साथ में। नीरज के कोच क्लास करके अलग थे, मेरे कोच अलग थे, बट खाना पीना, बातचीत और वो सब चीज़ें। जब एक दूसरे से मिलते तो क्या बातचीत होती है? वही भाला फेंक और कुछ भी फेंक? भाला फेंक पे भी होती हैं, और देश दुनिया की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब भी बातें होती हैं, और थोड़ा वैसी भी चीज़ें रहती हैं। थोड़ा पर्सनल पूछ लूँ कुछ? हाँ, पूछिए। कोई अभी आप लगभग, मैं जैसा कि पता है मुझे, देखा कि आप 30 साल के होने वाले हैं, और पर्सनल ज़िंदगी में कोई लड़की है कि अब शादी करोगे डायरेक्ट? शादी होगी। अभी कोई है? ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पोर्ट्स कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिले हो गई चीज़ें। अगर नॉर्मल लाइफ होती तो शायद शादी हो गई होती। अब वही है थोड़ा कि कभी ट्रेनिंग बाहर रहती है, 3-4 महीने बाहर हूँ, कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ, तो थोड़ा इसको फिगर आउट करके फिर चीज़ें फिक्स करते हैं। शादी करने वाले हैं अब? हाँ, इतनी जल्दी देखते हैं क्या रहेगा।
वही सब बातें अगर देखी जाएं तो गोल गोल हैं। बिल्कुल सत्य है। और अभी जैसे कि आपने बताया शादी करेंगे, तो शादी के लिए का एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि आप अपने पैरा ओलंपिक से कहीं तो नहीं, कहीं अपने खेल क्षेत्र से ही शादी तो नहीं करना चाहते, या आप अपने गांव क्षेत्र से देहाती छोरी चाहिए, लड़की चाहिए? ऐसा हमारे कुछ नहीं है, जहाँ मेरी थोड़ी चीज़ें सही अंडरस्टैंडिंग और सब चीज़ें रहेंगी तो ये है मैन। बाकी स्पोर्ट्स में तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने जो बच्चों को कुछ स्पोर्ट्स का तो मैं सारा ज्ञान दे दूंगा। बाकी कुछ अलग मिले। कुछ अलग मिले जो बेटर आप दे पाए, तो ये है मैन। मतलब अभी आप खोज रहे हैं उस चीज के लिए कि कहीं अच्छा ऑप्शन मिले, उस विकल्प को, उस ऑप्शन को फिर चूज किया जाए। हाँ, कुछ भी समझ सकते हो, कुछ ऐसे मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप जिस परिक्षेत्र से आते हैं वहाँ पे माँ बाप की इच्छा से ज़्यादा शादियाँ अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरेंज मैरिज में क्या, अगर मान लो अभी आप यहाँ हैं और घर वालों ने शादी तय कर दी, नहीं इसी लड़की से शादी होगी, ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन तो नहीं होगा, हमसे भी एडवाइस ली जाएगी, हम भी अपना फाइनल डिसीजन देंगे थर्ड एम्पायर की तरह पूरा। जी। तो तब भाई हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हो अगर उन्होंने कुछ हाँ ऐसा कुछ नहीं, हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो बहुत सारे मैसेज भी आ रहे होंगे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, हाँ लगी होगी, आते जाते रहते हैं। कोई मामला सही नहीं समझ में आया? अरे चल रही है चीजें, ऐसा तो कुछ नहीं है। ज़्यादा पर्सनल हो गया। चलो अच्छा है। बाकी पीएम मोदी के साथ की हम बात कर रहे थे, आपने जीता मेडल, उसके बाद आप मिलने गए, आपकी चर्चा भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं टीवी पे भी अलग अलग तरीक़ों से। मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो एक मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके मेडल पे एक साइन है, उसका क्या उन्होंने बोला था कि आपने बोला था कि इस पे साइन कर दीजिए? नहीं, मैं नहीं बोला था, मेरी इच्छा थी कि प्राइम मिनिस्टर अपना इसमें ऑटोग्राफ दे, तो मैं ये इसमें लिखा हुआ है। आपने उनको क्या गिफ्ट दिया? क्योंकि ज़्यादातर सभी खिलाड़ियों मैंने अपने स्पाइक गिफ्ट किए थे, और वो मेरे काफ़ी लकी स्पाइक थे, तो मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही उनके साथ, तो वो मैंने उनको गिफ्ट किए थे। बाकी यादगार पल रहा? काफ़ी यादगार रहा पल। और फिर कई लोग तो जो नहीं जान पाए थे स्पोर्ट्स से, वो उस प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से जाने हैं कि नहीं इसने कुछ करा है देश के लिए। गांव गए थे तो क्या, किस तरीके का स्वागत हुआ? एकदम गांव में काफ़ी अच्छा स्वागत रहा और काफ़ी मज़ा आया वहाँ, और अब लोग पहचानने लगे हैं तो बाहर निकलते हैं एकदम रोक लेते हैं, भीड़ भाड़ लग जाती है, काफ़ी वैसे भी लगता है कि अरे भाई वापस जा पाएंगे घर। लोग घेर लेते हैं, ज़्यादा घेर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, उन्हें भी फ़ोटो सेल्फी चाहिए रहती है, ले लो सेल्फी। एक फाइनल मैसेज क्या रहेगा आज के युवा के लिए? आप मेडल लेके आए हैं अब, और आप जैसे युवा मेडल लेके आए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए यही मैसेज है भाई, देखो जो करना है दिल से करो, एक बार कोई डिसीजन लेने से सोचो, कई बार सोचो, एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर काम करना शुरू कर दो। ये नहीं अब क्या होगा, ये नहीं होगा, वो ज्ञान दे गया पड़ोसी, या ये दे दिया, वो दोस्त बता गया, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अबे इनको साइड करो। जिस रास्ते पे एक बार चल दिए, ऐसे फुटप्रिंट छोड़ते जाओ कि लोग याद रखें, समझ रहे हो? और ये सब होता है यहाँ से, कितने स्ट्रांग हो यहाँ से, चीज़ें बनती चली जाएंगी। पल में, वो कौन सा गाना है, पल में 16 पल में मासा वाला हिसाब मत रखो, चल रहे हो चलते चले जाओ, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। और जो करना है दिल खोल के करो, जिस किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसा भी नहीं कि
कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट भी ऐसे बदल जाता है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फिक्स करो, उस पे काम करते जाओ। यही मैसेज है कोई स्पोर्ट्समैन के लिए। ये मैसेज है कि मैंने देखा है कई यंगस्टर्स बार बार चीज़ें बदल लेते हैं अपने गेम को, या उसने मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ अब तो मैं गेम छोड़ दूंगा। तो छोड़ दो, वो तुम्हारा खुद का नुकसान है। नहीं सिलेक्शन हुआ, अगली बार मैं ऐसा करूंगा कि मेरे सिलेक्शन के बिना टीम ना बने, उस माइंडसेट के साथ वही थोड़ा सा कर लेंगे काम धाम। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, माथा पकड़ रहे, ये हो गया वो हो गया, यार क्या है फालतू की चीज़ है। काम करो जो दुनिया याद रखे, और टाइम लगेगा उसमें, वो विल पावर रखो, वो अपना टारगेट उस तरीके से रखो कि नहीं, चीज़ें होंगी और होके रहेंगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। मतलब जो आपके बोलने के टाइम जो जुनून आता है उसमें भी एक हौसला दिखाई देता है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, क्विक सवाल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप डाइट करते होंगे, खाना खाते हो, आपका पसंदीदा जो पसंद करते हैं ज़्यादा वो खाना क्या है आपका? मेरा खाने का ऐसा सिस्टम है, मैं पहली बार खाने गया चाइना, पहली बार खेलने गया चाइना, वहाँ खाना वही नॉन वेज और वो सी फूड टाइप से था, मैं खा नहीं पाया वहाँ। फिर मैं आया और मैंने यहाँ से टेस्ट न्यूट्रल कर दिया, और तब से मैं लगातार 3 महीने 4 महीने 6 महीने एक ही खाना खा सकता हूँ, शाम सुबह दोपहर, कोई मतलब नहीं है। कभी कभी तो मुझे ये भी पता नहीं चलता है इसमें धनिया मिर्ची नमक कम है या ज़्यादा है। बाद में अरे बताते हैं इसमें तो नमक ही नहीं था, अरे समझ में नहीं आया। एक रेसिपी आपके परिक्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, मैं उसकी चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में करके पूछा था, मठा के आलू जो है वो हमारे इधर की फेमस सब्जी है। वो खा के तो मज़ा ही आ जाता है। वो पार्टी मतलब शादी ब्याह रहता है उसमें मिलती है, मट्ठा के आलू और उल्ला वाली पूड़ी, उल्दा की पूड़ी बड़ी कढ़ाई में बनाई, कढ़ाई में वो लोग गांव वाले मिलके बनाते हैं। तो जो वो पूड़ी खाने में मज़ा आता है, उसका थोड़ा सा स्पाइसी सा रहता है, उसको पूरा डुबो के जो खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो हमारे व्यूअर्स जो हैं दर्शक वो जानते ही नहीं मठा के आलू क्या होता है, तो जानना चाहिए उन्हें, और नहीं जानते हो तो किस पे सर्च करना पड़ेगा उन्हें इटावा जाना पड़ेगा। इटावा जाओ, इटावा क्षेत्र में आपको भयंकर एकदम टेस्टी मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। ये कई अच्छी प्रोसेस है इसकी बनाने की, और एक हेल्दी फूड है। सोशल मीडिया यूज करते हैं? आलू, मट्ठा के आलू अच्छा है जी। एक अगला क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ मैं यूज़ करता हूँ, उतना अपडेटेड तो नहीं रहता हूँ। रील वगैरह कितनी देर स्क्रॉल करते हैं? चलाता रहता हूँ जब फ्री टाइम मिलता है, बट अभी एक मैंने पीआर टीम से और वो मैनेजिंग टीम से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो शायद वो लोग संभालेंगे, और देखता रहता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। मूवी वगैरह भी देखते हैं? मूवी मावा मैंने पता नहीं कब से नहीं देखी होगी, बट हाँ मैं कपिल शर्मा शो जरूर देखता हूँ। अच्छा। वो मेरा फेवरेट शो है, और रियलिटी शो देखता हूँ ज़्यादातर। फैमिली शो लाइक? फैमिली हो या ना हो उससे कोई मतलब, रियलिटी से मज़ा आना चाहिए। मैं 3 घंटे मूवी कभी नहीं देखी मैंने, और ख़ासतौर से लैपटॉप पे तो कभी नहीं। लैपटॉप टीवी वगैरह पे हॉल में जाके देखी है, जब कभी फ्रेंड्स चले जाए साथ में, तो इस तरीके से। आइडियल कौन है आपका? आइडियल कई लोग हैं मेरे, मैं सबकी एक अपनी अपनी वो चीज़ें मैं उनको पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स की बात करें तो जिस तरीके से विराट कोहली का माइंडसेट है मुझे बहुत पसंद है। एटीट्यूड रोहित शर्मा का हमें पसंद है, और जो गेम प्लान MSD का पसंद है, थाला फॉर ए रीजन। और अपने स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बीइंग ए स्पोर्ट्समैन इस तरीके से बनना, नीरज चोपड़ा हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर वैसे आइडियल की बात करें तो आइडियोलॉजी में कलाम साहब को बहुत पसंद करता हूँ मैं, और रतन टाटा साहब मेरे आइडियल हैं। अंदरों को आपने फॉलो कर रखा है। और मेरी इच्छा भी है कभी मौका मिला तो रतन टाटा साहब से मिलने की, मतलब मिलना चाहूँगा मैं। अब तो आप मिल सकते हैं,
आप हाँ, बस कभी बताइए, सोशल मौका मीडिया पे मिला पोस्ट ऐसे कीजिए, करके। उनकी टीम निश्चित आपको मिलवा देगी। मेरी इच्छा है उनसे मिलने की। कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? बच्चन साहब जिस तरीके से वो इस एज में अभी तक जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बड़ा प्रभावित करती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, पूरी कहानी समझ ली। अभी तक जो आपका संघर्ष था 30 सालों का, पूरा आपने बताया। आप हमारे इंडिया न्यूज इस स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ आने का मौका मिला, और थैंक यू सो मच। और सारे पैरा खिलाड़ियों की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आप और भी लोगों के ऐसे ही शो करते रहें और हिट जाएं, आप भी अपनी बुलंदियों को छुएं। थैंक यू। जी, बहुत- ओके।